अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार अज़ीम और आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफ केमिस्ट्री। और हमने चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर में 7 लेक्चर्स आप तक पहुंचा दिए हैं अब तक। और हमारे पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड इट्स एप्लीकेशंस और डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन कंप्लीट हो गया था। डिफ्यूजन और डिफ्यूजन से रेट्स ऑफ गैसेस का हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट निकलता है, और उसके बाद डेंसिटी का ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो एक और लॉ हमारे पास है जिसे हम जो है वो ग्राम्स लॉ भी कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज फोर्थ लॉ ऑफ गैसेस, और ये हमें एक्सप्लेन करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को, यानी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को बेसिकली ये डील करता है। अगर देखा जाए इसकी स्टेटमेंट को, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द डेंसिटी ऑफ द गैस। किसी भी गैस की डेंसिटी के साथ जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन या मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का इन्वर्स रिलेशन होता है। और अगर मोर प्रिसाइजली कहा जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी के साथ रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है। अब यहाँ से ही एक जो है वो MCQs हम सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग pair of gases will effuse more fastly। और पेयर्स आपके पास हैं जी H2 और हीलियम, इसी तरह NH3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 एंड वाटर वेपर्स, और फोर्थ नंबर पे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन। तो कौन सा ऐसा पेयर होगा गैसेस का जो जल्दी एक दूसरे में फ्यूज़ हो जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा, जल्दी मूव कर जाएगा? तो वो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन और हीलियम का होगा, क्योंकि इनके जो मैसेज हैं वो सबसे कम हैं। और D इज़ इक्वल टू PM/RT। मैस के साथ डेंसिटी का डायरेक्ट ताल्लुक होता है। जितना मैस ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा, जितना डेंसिटी ज़्यादा होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम होगा। तो इसी वजह से वो गैसेस जो डांसिंग फ्लोर्स के ऊपर छोड़ी जाती हैं, आप देखते हैं कि काफ़ी टाइम तक वो ऑन द फ्लोर ही रहती हैं और उसके बाद वो डिसबर्स होती रहती हैं। और इसी तरह से अगर हम हीलियम गैस जो है वो वेदर बलून्स के अंदर भरते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाता है, मूव करता है बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो डेंसिटी। और अगर हम नॉर्मल एयर उसके अंदर फिल करते हैं तो वो नीचे की तरफ ज़्यादा ट्रैवल करेगा। और उसकी रीज़न भी यही है कि नॉर्मल एयर की जो डेंसिटी है वो हीलियम की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होती है। और जो हमारे पास हीलियम वाला बलून होगा वो ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा ऊपर की तरफ। तो खैर R इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द डेंसिटी। और अगर हमारे पास इन्वर्स रिलेशन को ख़त्म किया जाता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन को, तो हम इक्वल का साइन भी लगाते हैं, कांस्टेंट भी लगाते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है कि R मल्टीप्लाइड बाय D √ इज इक्वल टू K। दिस इज़ द सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ Gram's law that the product of rate of diffusion and square root of the density is equal to constant, यानी ये constant होता है। अगर हम ये देखें कि हमारे पास दो गैसेस हैं, एक गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 डेंसिटी D1 है, दूसरी का R2 और डेंसिटी D2 है, और इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन फाइंड हो सकती है। यानी इन चार वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू हमें बता दी जाए, एक वैल्यू का हमें पता ना हो, 3 वैल्यूज़ हमें बता दी जाएँ तो हम चौथी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये तो था रेट ऑफ डिफ्यूजन का डेंसिटी के साथ ताल्लुक। अब हम रेट ऑफ डिफ्यूजन का मैस के साथ ताल्लुक भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल नंबर 7 जो आपकी असाइनमेंट के तौर पे मैंने आपको देनी है, उसके अंदर जो है वो उसने आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया हुआ है, डेंसिटी नहीं दी हुई, मैस पूछा हुआ है, तो वो आपने फाइंड करना है। As we know that density of an ideal gas is equal to PM/RT, so D is directly proportional to density. So the square root of the under root of the density will also be directly related with the under root of the mass. तो यहाँ पे आपने डेंसिटी लिखी थी, वहाँ सिंपल आप mass M1 M2 लिख दें और इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाती है। अब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं कि आया कि ये दो वैल्यूज़ या ये दो वैल्यूज़ एक दूसरे के बराबर आती भी हैं या नहीं आती। तो हमारे पास एक जो है वो ट्यूब थी और ये ग्लास ट्यूब थी, ट्रांसपेरेंट थी। एक साइड पे हमने कॉटन रखी, ये कॉटन है सॉक्ड इन NH3। इस कॉटन को हमने किसके अंदर सॉक किया हुआ है? NH3 के अंदर। और ये वाली जो कॉटन है उसे हमने HCl के अंदर सॉक करके रखा हुआ है।
अब हमें पता है कि NH3 की प्रॉपर्टी है कि वो गैस की फॉर्म में ट्रैवल करती है, HCl भी गैसियस फॉर्म में ट्रैवल करेगा। अब अगर आप HCl का मैस देखें तो दैट इज़ 36.5 और NH3 का मैस देखें तो दैट इज़ 17 ग्राम पर मोल। तो एक जनरल सी जो हमारे पास परसेप्शन है कि NH3 विल मूव फास्ट और HCl विल मूव स्लो। दैट्स वाई HCl जो है हमें कुछ देर के बाद जब हम ये रिएक्शन रख लेते हैं इस टेस्ट ट्यूब को, तो कुछ टाइम के ऊपर इस जगह पर हमें वाइट फ्यूम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। वाइट फ्यूम्स का मतलब आपको भी पता होगा, जब आप HCl NH3 का रिएक्शन करें तो वाइट फ्यूम्स निकलते हैं, किस चीज़ के होते हैं, वो अमोनियम क्लोराइड के होते हैं। तो इसका मतलब है कि इस जगह पे रिएक्शन हुआ है। इस जगह पे रिएक्शन का मतलब है कि HCl ने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है, NH3 ने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब NH3 का डिस्टेंस जो है वो 59.5 सेंटीमीटर बनता है, जो टोटल लेंथ है इस ट्यूब की वो 100 सेंटीमीटर है। तो ये 59.5 सेंटीमीटर बनता है और ये 40.5 सेंटीमीटर बनता है। तो हमारे पास ये इस तरह से जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन आ जाता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 59.5, मैस ऑफ NH3 17 ग्राम, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl 40 है और मैस ऑफ HCl जो है वो 36.5 है। तो हमने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की, सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो लेस डेंस गैस होती है वो ऊपर रखी जाती है, मोर डेंस गैस जो है वो नीचे रखी जाती है। तो हमारे पास आंसर जो हैं आपने ये कैलकुलेट करने हैं, इसका आंसर और इसका आंसर एक दूसरे के बराबर है। हैंस प्रूव दैट कि जो हमारा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है वो बिल्कुल ठीक कहता है और इसकी वेरिफिकेशंस जो है वो एक्सपेरिमेंटल हमने कंप्लीट कर ली। ये जो टॉपिक्स हैं ये टॉपिक देखने में बहुत आसान भी लगते हैं, इजी भी हैं। अब देखें हमने 5 से 10 मिनट में इसे एक्सप्लेन भी कर लिया, लेकिन MD-CAT और E-CAT में काफ़ी ज़्यादा आसान से क्वेश्चंस होते हैं, इसी में से पूछे जाते हैं जो कि बच्चे इग्नोर कर देते हैं। तो आपने इनको लाजमी तौर पे देखना है। हाँ, अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे प्लेटफॉर्म्स आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमेशा अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।